In this chapter, we are going to study about rotational motion. If the center of mass of the body changes its position with time, we say that the body is in translatory motion. अगर एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज हो रहा है, हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन है. In order to study the translational motion of a body, we require an external frame of reference. जैसे यहां पे एक बॉडी है, ये बॉडी चल रही है. इसके मोशन को समझने के लिए हमने एक एक्सटर्नल फ्रेम ले लिया. ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. R1 plus delta R is R2. So delta R is R2 minus R1. तो इस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हमें पोजीशन वेक्टर R1, पोजीशन वेक्टर R2 और डेल्टा R की जरूरत थी. वेक्टर को यूज करके डेल्टा R की वैल्यू हमने निकाल ली. सो वी रिक्वायर्ड वन एक्सटर्नल फ्रेम. If the rigid body moves in such a way that its particles move in a circle about an axis with common angular velocity, then the motion is said to be rotational. इस बात को समझिए. अगर एक रिजिड बॉडी ऐसे चल रही है कि उसके सारे पार्टिकल्स सर्कल में जा रहे हैं जिनका एक्सिस कॉमन होना चाहिए और एंगुलर वेलोसिटी भी कॉमन होनी चाहिए, तो मोशन को रोटेशनल कहेंगे. ऐसे मोशन को हम रोटेशनल कहते हैं. जैसे कि आप अर्थ के घूमने को देखिए, आप नोटिस करेंगे कि अर्थ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके सब सर्कुलर पाथ में जा रहे हैं और सबका एक्सिस सेम है, सबका ओमेगा भी सेम है. दूसरा एग्जाम्पल हम विंडमिल के घूमने का लेते हैं. अगर विंडमिल घूम रहे तो आप देख सकते हैं कि इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे ब्लेड्स के जो पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे सर्कुलर पाथ में जा रहे हैं. दे आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ जिनका एक्सिस भी कॉमन था. To study the rotational motion of the body, we require two frames, one external and another attached to the body itself. Motion can be studied by relative orientation of the two axes. अब आप इस बात को समझिए. जब एक बॉडी रोटेट करती है तो जो उसकी ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाती है, और उसको रीड करने के लिए हमें क्या चाहिए. तो अब जैसे आप ध्यान से देखिए, अगर ये बॉडी रोटेट करेगी तो क्या हो रहा है, तो बॉडी रोटेट हो रही है तो उसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है. स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, एक हमने ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई ले लिया, और एक बॉडी के अंदर का एक्सिस ले लेते हैं. दोनों के एंगल को देख के हम इजीली बता सकते हैं कि आखिर बॉडी कितने से रोटेट हुई है. तो देखिए, एंगल मेजर करने के लिए हमें दो फ्रेम्स यहाँ पे चाहिए होंगे. We know that when a body rotates, all the particles move in a circular path. In a planar body, the center of all circular paths will be known as center of rotation, whereas in a three-dimensional body, all the centers will lie on a line known as the axis of rotation. The axis may or may not be passing through the body. अब आप इस बात को ध्यान से सुनिए कि यहां हमने देखा कि जब एक बॉडी रोटेट करती है तो उसके सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जाते हैं. वी हैव स्टडीड दैट. अगर एक प्लेनर बॉडी है, उस प्लेनर बॉडी में सारे के सारे सर्कुलर पाथ होंगे. सबके सेंटर को आप जोड़ के देखिए, वो सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाएगा. और अगर थ्री डायमेंशनल बॉडी है तो उसमें सारे सेंटर्स एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे जिसका नाम एक्सिस ऑफ रोटेशन है. जैसे आप देखिए, यहां पे दो तरह के सेंटर्स हैं. एक तो प्लैनेट्स अपने एक्सिस पे घूम रहे हैं, दूसरा सन के अराउंड घूम रहे हैं. सो देयर आर टू एक्सिसेस. ठीक है. यहां पे हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि यहां पे दो तरह के एक्सिस होते हैं. एक तो जब प्लैनेट्स अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रहे हैं तो उनका एक्सिस उनकी बॉडी से क्रॉस कर रहा है, और एक वो सन के चारों तरफ जब घूम रहे हैं तो सन भी उनके लिए एक्सिस का रोल प्ले करेगा. एक एक्सिस सन के थ्रू पास करेगी. मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास एक प्लेन बॉडी है और ये रोटेट कर रही है तो इसके सारे के सारे पार्टिकल सर्कल में जाएंगे, और इन सभी सर्कल्स के सेंटर को अगर आप जोड़ेंगे, ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है. पर अगर आपके पास एक थ्री डायमेंशनल बॉडी है
और ये 3 डायमेंशनल बॉडी अगर घूम रही है तो इसके पाथ्स को अगर आप देखेंगे, जैसे ये ऐसे सर्कल में जा रहा है, ये इस 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 सर्कल में जा रहा है, तो अगर इन सर्कल्स की बात आप करते हो तो इनके सबके सेंटर्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे, इन सबके सेंटर्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे, जिसका नाम है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस बात को फिर से समझिए कि ये बॉडी यहाँ पे रोटेट कर रही थी, इसके सारे पॉइंट सर्कुलर पाथ में जा रहे थे। अगर ये सारे सर्कुलर पाथ में जा रहे थे, इन सभी सर्कुलर पाथ्स को जोड़ने वाली जो लाइन बनेगी, मतलब इनके सभी के सेंटर्स को जोड़ने वाली जो लाइन है, उसका नाम एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अच्छा, आप इसको ना ऐसे भी सोच सकते हैं, सपोज कीजिए हम इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, आर इसका डिस्टेंस है, तो v इक्वल्स टू क्या होगा, ओमेगा आर। आर को 0 रख लेते ना ऑन एक्सिस आर की वैल्यू 0 है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इनफैक्ट आप ऐसे भी कह सकते हैं कि AOR is the line on which particles do not have any linear velocity। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। Now, what is torque? When we apply force on a free rod, the rod starts moving, but if we hinge the rod at the center and then apply the force on it, the rod starts rotating। जैसे फर्स्ट वाले केस में अगर हम देखें तो इस रॉड पे हमने फोर्स लगाया, रॉड एक्सेलरेट हो गई। ये रॉड फ्री टू मूव रॉड थी, हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन आ गई। इमेजिन कीजिए इसी को हम यहाँ पे सेंटर पे पिवोट कर देते और अब फोर्स हम टॉप पे लगाते हैं, तो आप क्या देखेंगे, दिस टाइम इट विल रोटेट। अगर फोर्स सिर्फ टॉप पे लग रहा था और सेंटर इसका फिक्स था, तो आप देखेंगे ये रोटेट कर रहा है। ये जो रोटेटिंग इफेक्ट आता है, दिस रोटेटिंग इफेक्ट इज ड्यू टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड। हियर द फोर्स हैज प्रोड्यूस्ड द टॉर्क। अब आप इस बात को समझिए, जिस तरह से अपने बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए, किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, उसी तरह से रोटेटरी स्टेट को चेंज करने के लिए टॉर्क की जरूरत होती है। डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। Torque is the tendency of a body to rotate an object about an axis. Torque is the tendency of a force to rotate an object about an axis. It is also known as the moment of force. इसको हम moment of force भी कहते हैं। It is represented by tau. It is cross product or vector product of radius vector and force vector। मतलब टॉर्क इज r क्रॉस f, टॉर्क इज r क्रॉस f। तो मैंने अभी आपको जस्ट कहा था कि अगर आप किसी बॉडी को रोटेट करना चाहते हैं तो आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा। टॉर्क r क्रॉस f है, टाउ से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट्स SI यूनिट इज न्यूटन मीटर। ऑब्वियसली फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। वर्क हैज द सेम यूनिट and sometimes we write unit of work as joule, as work done is equal to change in energy of a body. There is no such relation of torque with work, so we cannot write the unit of torque as joule। आप टॉर्क के यूनिट को न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, लेकिन आप उसको जूल नहीं लिख सकते। वर्क को आप दोनों लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर भी और जूल भी हम लिख देते हैं उसको, क्योंकि वर्क और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। लेकिन टॉर्क का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए टॉर्क को कभी भी हम जूल नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे न्यूटन मीटर ही लिखेंगे। वी विल ऑलवेज राइट न्यूटन मीटर। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज m1 l2 t-2। अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का दोनों कंबाइन करेंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज सेम एज दैट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क की है, एनर्जी की है, सेम वही डायमेंशनल फॉर्मूला टॉर्क का भी है। तो यहां पे तीनों जो हैं सेम डायमेंशनल फॉर्मूला रखते हैं।